तो शुरुआत करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। अब अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में मेरे को दो लेयर क्रॉस करवानी है, पहली सेल वॉल और दूसरी सेल मेम्ब्रेन। और दूसरी सेल मेम्ब्रेन। अब यहां डीएनए में एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में कि सिंस डीएनए इज द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। अब हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हाइड्रोफिलिक कैसे? अरे भाई हाइड्रोफिलिक है क्यों? क्योंकि डीएनए पर चार्ज है, डीएनए एनाइन है, डीएनए पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का कारण कौन है? फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट चार्ज इसकी पेरिफेरी पर है, अगर पेरिफेरी पर चार्ज है तो ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। लेकिन यार वाटर सोल्यूबल नहीं है। हर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल वाटर सोल्यूबल जरूरी नहीं है। डीएनए इज अ पॉलीमर, डीएनए इज अ पॉलीमर। चलो केमिस्ट्री लगाओ, कार्बन कार्बन चेन लेंथ बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। डीएनए हाइड्रोफिलिक है बट वाटर सोल्यूबल नहीं है, क्यों? ये पॉलीमर है। क्या है ये? पॉलीमर। और दूसरा फंडा लगाओ कि हाइड्रोफिलिक होने के कारण जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में ये जो लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर हाइड्रोफिलिक को क्रॉस नहीं करने देती। इसका मतलब डीएनए अपने आप क्रॉस करेगा या हमें क्रॉस करवाना पड़ेगा? हमें उसको फोर्स करना पड़ेगा। भाई तू जा, तेरी जरूरत है यार, तू जा, अपने आप नहीं जाएगा। क्यों? पॉलीमर है, मैक्रोमोलेक्यूल है, तो हमें फोर्स करना पड़ेगा। और फोर्स करने के लिए मेरे को दो लेयर क्रॉस करानी है, पहली सेल वॉल और दूसरी सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम क्या काम लाएंगे? कैल्शियम आयन। हम सबसे पहले किससे ट्रीट करेंगे? हम कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन कहते हैं क्या करता है? कैल्शियम आयन डीएनए को सरफेस से बाइंड करने में हेल्प करेगा। डीएनए वाला नेगेटिव चार्ज है और कैल्शियम आयन का पॉजिटिव चार्ज है, तो कैल्शियम आयन किस में हेल्प करेगा? हेल्प इन बाइंडिंग द डीएनए विद द सरफेस ऑफ द सेल। हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ डीएनए विद द सरफेस ऑफ द सेल। तो आपने कैल्शियम आयन जब यूज किया तो कैल्शियम आयन यूज करने के कारण आपका डीएनए सरफेस से आकर बाइंड हो गया। अब दिमाग में बेटा, सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। अब जब सेल से आकर बाइंड कर गया, सरफेस से आकर बाइंड कर गया, तो पोर से होता हुआ आराम से वो सेल वॉल को क्रॉस कर जाएगा। अब सेल वॉल को क्रॉस कर गया, अब मेरे को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाना है। सेल मेम्ब्रेन तो यार सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो डीएनए को आसानी से क्रॉस नहीं करने देगी, क्योंकि डीएनए पॉलीमर है और दूसरा डीएनए हाइड्रोफिलिक है। तो मेम्ब्रेन तो कहेगी रुक जा भाई, कहां जा रहा है? तो हम कहेंगे जाने दे, लेकिन सेल कहेगी रुको जरा। तो क्या किया जाए? अब सेल की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा दो थोड़ा सा। परमिएबिलिटी पे काम कर लो। परमिएबिलिटी पे काम करना है तो आप सेल को क्या दो? हीट शॉक। अरे सिंपल सा फंडा है यार, किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर की। किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर की। तो छोटा सा काम करो ना यार, सबसे पहले टेंपरेचर को हाई कर दो, टेंपरेचर को बढ़ा दो। जैसे टेंपरेचर को बढ़ाओगे लिपिड दूर जाएगा, दूर जाएगा तो बीच का गैप बढ़ेगा। अब क्या करो? आप उसको वापस कम कर दो तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्या करो? सेल को सबसे पहले आइस पर रख लो, आइस के बाद अचानक कहां ले जाओ? 42 पर, फिर से कहां ले आओ? आइस पर रखोगे, पास आएंगे लिपिड, फिर बढ़ाओ, दूर जाएंगे, फिर पास आएंगे। इतना टाइम तो बहुत है, इतना टाइम तो बहुत है। इतना टाइम मिलेगा तो डीएनए फटाक से सेल के अंदर, सेल के अंदर। तो क्या करेगा प्रोसेस? हीट शॉक। तो दो काम करने हैं, पहले क्या काम करना है? कैल्शियम आयन, और फिर क्या देना है? हीट शॉक। डीएनए कहां पहुंच गया? सेल के अंदर। तो क्या हो गया? हमारा रिकॉम्बिनेंट होस्ट बन गया। क्या बन गया? हमारा रिकॉम्बिनेंट होस्ट। अब यहां तक क्लियर? प्लांट में अगर हमें ट्रांसफर करना है तो प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए हम बैक्टीरिया काम लाएंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, और दूसरी स्पीशीज एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। मतलब सिंपल सी भाषा में को कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? एग्रोबैक्टीरियम। इसकी दो स्पीशीज काम लाते हैं, या तो ट्यूमिफिशियंस या फिर राइजोजेंस, या तो ट्यूमिफिशियंस या फिर राइजोजेंस। ये जो ट्यूमिफिशियंस होता है इसका प्लाज्मिड कहलाता है टीआई प्लाज्मिड। टीआई की फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड से एक डिजीज होती है क्राउन गॉल डिजीज इन डाइकोट प्लांट। राइजोजेंस का प्लाज्मिड कहलाता है आरआई। आरआई की फुल फॉर्म रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और इससे कौन सी डिजीज होती है? हेरी रूट डिजीज। हेरी रूट डिजीज। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट। ले बच्चों, देखिए ये हमारा बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ट्यूमिफिशियंस में ये वर्ड पकड़ो सारे बच्चे, ट्यूमी मतलब क्या करवाएगा? ट्यूमर। ट्यूमर बनाने की पावर इसके प्लाज्मिड में है, तो प्लाज्मिड को नाम दे दिया टीआई। क्या नाम दे दिया? टीआई। फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है वीआईआर जीन और एक होता है टीडीएनए। एक होता है वीआईआर जीन और एक होता है टीडीएनए, और ये क्या है? इसके पास ओवरआई साइट। डन। ये जो टीआई प्लाज्मिड है इसका छोटा सा पार्ट है टीडीएनए। टी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर्ड डीएनए। क्या है टीआई? ट्रांसफर्ड डीएनए। क्या है टीआई? ट्रांसफर्ड डीएनए। तो इस टीडीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा अलग होगा, और ये जो छोटा सा टुकड़ा अलग होगा, ये टुकड़ा बैक्टीरिया से कहां चला गया? होस्ट में। तो बच्चों यहीं से क्वेश्चन आता है, बताइए पूरा प्लाज्मिड होस्ट में जाता है या प्लाज्मिड का छोटा सा टुकड़ा जाता है? तो प्लाज्मिड का वो पार्ट जो होस्ट में ट्रांसफर होता है उसी को कहा गया है ट्रांसफर्ड डीएनए। क्या कहा गया है? ट्रांसफर्ड डीएनए, पार्ट ऑफ द प्लाज्मिड दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट। क्या कहा उसे? ट्रांसफर्ड डीएनए। अब होस्ट में जाने के बाद ये क्या हुआ? होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ गया। टीडीएनए इंटीग्रेटेड इनटू द डीएनए ऑफ द प्लांट सेल। जब ये होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ गया तो इसने क्या किया? होस्ट के डीएनए को क्या कर दिया? मॉडिफाई। क्या कर दिया? मॉडिफाई। ये काम हमने किया या अपने आप हुआ? अपने आप हुआ। तो याद करो हमने क्या कहा था? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ये काम नेचुरल है या हम कर रहे हैं? नेचुरल हो रहा है, हम नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस है। अब ये इसकी यूनिकनेस है कि ये अपना डीएनए जाकर होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट करेगा, ये इसकी यूनिकनेस है। अब इसके टीडीएनए में ये एक एंजाइम होता है, ये एक जीन होता है, इसे क्या कहेंगे? टीआई जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। ये जीन अब यहां क्या करेगा? ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का सिंथेसिस करवाएगा। ये सिंथेसिस क्या करेगा? रेट ऑफ डिवीजन को बढ़ाएगा। डिवीजन की रेट अगर बढ़ गई तो क्या बन जाएगा? ट्यूमर। क्या बन जाएगा? ट्यूमर। तो क्या नाम था प्लाज्मिड का? ट्यूमर इंड्यूसिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ट्यूमिफिशियंस क्या बनवाता है? ट्यूमर। ट्यूमर बनाने की पावर कहां है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का क्या नाम है? टीआई। टीआई की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या नाम है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड का छोटा सा टुकड़ा जिसे क्या का? टीडीएनए। वो टीडीएनए कहां जाएगा? होस्ट में। पूरा डीएनए जाएगा, टीडीएनए जाएगा। ये क्वेश्चन आता है 110%। व्हिच पार्ट ऑफ द प्लाज्मिड ट्रांसफर टू द होस्ट? टीडीएनए। वो टीडीएनए कहां चला गया? होस्ट के अंदर। होस्ट में जाकर होस्ट के डीएनए से जुड़ गया। जुड़ने के बाद इसके पास क्या है? टीआई जीन। टीआई जीन क्या कराएगा? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलकर डिवीजन की रेट को बढ़ाएंगे, और बढ़ाने से क्या बन जाएगा? ट्यूमर। अब यहां पे ये टीआई जीन साथ में क्या बनवाएगा? ओपाइंस। क्या बनवाएगा? ओपाइंस। एंड दीस ओपाइंस आर यूज्ड बाय द बैक्टीरिया फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म।
ओके, अब दूसरी बात करते हैं वीआईआर जीन की। ये जो वीआईआर जीन होते हैं, वीआईआर जीन क्या होता है, इस क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑपेरॉन, और ये क्या बनाता है, प्रोटीन। क्या बनाता है, और प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होते हैं, दीज प्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन। ये प्रोटीन किस में हेल्प करेंगे, हेल्प इन ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन। मतलब बात नोट करो सारे बच्चे, वीआईआर जीन गया या नहीं गया, क्वेश्चन बोलो जल्दी से, वीआईआर जीन गया या नहीं गया? वीआईआर जीन नहीं जाएगा, लेकिन वीआईआर का होना जरूरी है या नहीं है? जाएगा केवल कौन, टीडीएनए। बट टीडीएनए को जाने के लिए क्या चाहिए, वीआईआर जीन। अगर मैं वीआईआर जीन को हटा दूं, वीआईआर जीन को मैं हटा दूं, इसका मतलब टीडीएनए ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो यहां कंफ्यूजन होता है, टीडीएनए जाता है, वीआईआर जाता है, दोनों जाते हैं, जल्दी बोलो कौन जाएगा, टीडीएनए वीआईआर? यस, कौन जाएगा, टीडीएनए। वीआईआर खुद नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वीआईआर का होना जरूरी। अब इस वीआईआर रीजन से प्रोटीन कब बनेगी, जब इसका इंड्यूसर आएगा, और इसका इंड्यूसर एक फिनोलिक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है एसिटोसाइरिनगोन। क्या नाम है, एसिटोसाइरिनगोन। एसिटोसाइरिनगोन एक फिनोलिक कंपाउंड है। क्या है एसिटोसाइरिनगोन, एक फिनोलिक कंपाउंड। यहां तक देखो बच्चों, कोई डाउट तो पूछो। टीडीएनए जाएगा, केवल कौन जाएगा, टीडीएनए। हाँ बच्चों, यहां तक डाउट पूछो। अब ये एसिटोसाइरिनगोन क्या है, ये जो डाइकोट पार्ट होता है, इसके जो इंजर्ड एरिया होते हैं, इसके जो इंजर्ड एरिया होते हैं, इन इंजर्ड एरिया से किसका सिक्रीशन होगा, एसिटोसाइरिनगोन। और एसिटोसाइरिनगोन का जो रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर कहां लगा हुआ है, बैक्टीरिया की सरफेस पर। तो प्लांट के इंजर्ड पार्ट से क्या निकला, एसिटोसाइरिनगोन। रिसेप्टर कहां था, बैक्टीरिया पर। तो रिसेप्टर की हेल्प से एसिटोसाइरिनगोन कहां गया, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर आ गया तो वीआईआर काम करेगा, वीआईआर काम करेगा तो टीडीएनए का ट्रांसफर और टीडीएनए का इंटीग्रेशन होगा। टीडीएनए का ट्रांसफर होगा और टीडीएनए का इंटीग्रेशन होगा। अब एक छोटी सी बात याद करो कि हमारी बॉडी में अगर कोई कट लग गया तो कट वाले पार्ट से इंफेक्शन होगा। अब यार इंटेक्ट प्लांट में इंफेक्शन होगा नहीं होगा, सोचो। क्योंकि प्लांट के तो बाहर खुद के पास एक प्रोटेक्शन लेयर है, कॉर्क। एपिडर्मिस है, कॉर्क है, तो वो एपिडर्मिस है, जो कॉर्क है वो तो डेड लेयर है और वो इंफेक्शन नहीं होने देगी। लेकिन जैसे उसमें इंजरी हुई, इंजरी होती है, लिविंग पार्ट एक्सपोज हुआ, तो लिविंग पार्ट एक्सपोज हुआ, तो लिविंग पार्ट के थ्रू इंजर्ड एरिया के थ्रू बैक्टीरिया आराम से अंदर चला जाएगा। अब इंजर्ड एरिया ने दो काम कर दिया ना, एक तो इंजर्ड एरिया से क्या निकल गया, एसिटोसाइरिनगोन, और दूसरा इंजर्ड एरिया से एंट्री का रास्ता मिल गया। तो इंजर्ड एरिया से पहले क्या निकल गया, एसिटोसाइरिनगोन, और एसिटोसाइरिनगोन हो गया तो बैक्टीरिया कहां घुस गया, प्लांट के अंदर चला गया। यहां तक क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा बच्चों का डाउट है, सर आपने अभी तो क्या कहा, टीडीएनए जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा। अरे भी प्लांट के अंदर बैक्टीरिया जाएगा, प्लांट के अंदर बैक्टीरिया जाएगा, बट प्लांट में जाने के बाद बैक्टीरिया का टीडीएनए सेल में जाएगा। सेल में कौन जाएगा, टीडीएनए। अरे बैक्टीरिया बाहर आके टीडीएनए फेंकेगा थोड़ी, ले भाई संभाल में आया। हमारे शरीर में तो पूरा बैक्टीरिया गया ना, शरीर में तो कौन गया, पूरा बैक्टीरिया। अब आपने एचआईवी का लेक्चर पढ़ा, शरीर में तो कौन गया, पूरा एचआईवी। अब एचआईवी आपके शरीर में गया, सेल में थोड़ी गया, सेल में तो केवल न्यूक्लिक एसिड गया ना। सेल में कौन गया, केवल एचआईवी का न्यूक्लिक एसिड, पूरा थोड़ी गया एचआईवी। डन। तो पूरा प्रोसेस देखिए, डाइकोट प्लांट के जो इंजर्ड एरिया होते हैं, इनसे एसिटोसाइरिनगोन निकलता है, जिसका रिसेप्टर बैक्टीरिया के पास है। एसिटोसाइरिनगोन बैक्टीरिया में आ गया तो वीआईआर काम करेगा, वीआईआर प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन क्या करेंगे, वो प्रोटीन टीडीएनए को ट्रांसफर और इंटीग्रेट होने में हेल्प करेंगे। इससे टीडीएनए जाकर होस्ट के डीएनए से जुड़ जाएगा, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देगा। अब उसके पास क्या था, टीआई जीन, और टीआई जीन अपना काम करेगा। ये इसका नेचुरल मैकेनिज्म है। होने दो, बहुत शानदार काम है, मस्त काम कर रहा है, जबरदस्त झन्नाटे तक। अब आप देखो कलाकारी क्या करो, टीआई जीन को हटा दो, और टीआई जीन को हटाकर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दो। छोटा सा काम करना आपको, क्या करना, छोटा सा काम, टीआई जीन को वहां से हटा दोगे और टीआई जीन को हटाकर आप अपना क्या जोड़ दोगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। करें एनिमल में जीन ट्रांसफर करना है तो अब किसकी बात आएगी, एनिमल की। तो एनिमल में क्या किया जाता है, अब वो पार्ट पढ़ते हैं। एनिमल में जीन ट्रांसफर करना है तो कंप्लीट सक्सेसफुल कब होगा, जब हम इसे या तो जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही दें। जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। कारण क्या है कि एनिमल के केस में सारी की सारी सेल टोटीपोटेंट नहीं होती। एनिमल के केस में दो ही सेल को टोटीपोटेंट मानते हैं, या तो जाइगोट या फिर स्टेम सेल। तो अगर हमें एनिमल का जीएमओ बनाना है तो हमें या तो जीन जाइगोट को भेजना पड़ेगा या स्टेम सेल को भेजना पड़ेगा। चलो याद करो मैंने क्या कहा था, जीएमओ किसके कहेंगे, जिनकी सारी सेल के अंदर ऑल सेल हैव द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऑल सेल हैव द जीन ऑफ इंटरेस्ट, तभी वो जीएमओ कहलाएगा, वरना वो जीएमओ नहीं कहलाएगा। अगर एनिमल का जीएमओ बनाना है तो हमें या तो जाइगोट में या स्टेम सेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। दूसरी कहानी बच्चों, एनिमल का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। एनिमल के अंदर आपको इस एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। हम एनिमल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा टेस्ट में नहीं करवा सकते। ये दो लिमिटेशन है जिसके कारण हमारे पास एनिमल के जीएमओ बनाना प्लांट से थोड़ा टफ होते हैं। इंड्यूसर कौन है, एसिटोसाइरिनगोन का। एसिटोसाइरिनगोन बच्चे खुद एक इंड्यूसर है। एसिटोसाइरिनगोन वर्क एज ए इंड्यूसर फॉर द वीआईआर रीजन। रितु टेल मी द मोटिव बिहाइंड द मॉडिफाइंग द टीआई जीन। आप टीआई जीन को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, आपको प्लांट के अंदर डिजीज करवानी है या आपको प्लांट के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोडक्ट बनवाना है। आपका टारगेट जीन बनवाना नहीं है, आपका टारगेट प्लांट को डिजीज करना नहीं है, आपका टारगेट प्लांट के अंदर प्रोटीन बनाना। फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है हीरोइन बनाना, तो आप टीआई जीन को हटा दोगे, उसकी जगह हीरोइन का जीन लगा दोगे। क्यों डिजीज क्यों बनाना चाह रहे हैं प्लांट को, प्लांट में डिजीज करने से आपको क्या फायदा है। एसिटोसाइरिनगोन ट्रिगर द वीआईआर जीन टू एक्टिवेट टीडीएनए। क्या कर रहे हो बच्चे, दोबारा देखो, एसिटोसाइरिनगोन ट्रिगर करेगा वीआईआर जीन को। वीआईआर जीन क्या बनाएगा, प्रोटीन। वो प्रोटीन किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए विद द होस्ट डीएनए। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। तो प्लांट के कंपेयर में एनिमल के जीएमओ बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। एनिमल में दो लिमिटेशंस है, पहला एनिमल की सारी सेल टोटीपोटेंट नहीं है, आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जीन ट्रांसफर करना है, और दूसरा एनिमल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हाईली कॉम्प्लिकेट होता है, तो आपको उसको यूट्रस में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। हो सकता है यूट्रस रिजेक्ट कर दे, यूट्रस ही रिजेक्ट कर दे। प्लांट का पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेस्ट में करवाया जा सकता है। आपने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ ली, आपने एनिमल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ ली। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के कंपेयर में एनिमल की एम्ब्रियोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप पूरा प्लांट टेस्ट में बना सकते हो, पूरा ह्यूमन का बच्चा टेस्ट में नहीं बना सकते। टेस्ट बेबी का मतलब ये नहीं कि टेस्ट में बेबी बना लिया, नहीं। तो एम्ब्रियो टेस्ट में बनाया, बाद में उसको यूट्रस में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट है, तो यूट्रस में पूरा होगा, बाहर पूरा नहीं करवा सकते आप। इज इट क्लियर। तो एनिमल में हम दो टारगेट यूज करेंगे, एक तो है डायरेक्ट मेथड माइक्रो इंजेक्शन, और दूसरा है इनडायरेक्ट। क्या काम लेंगे, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। डायरेक्ट मेथड इज द माइक्रो इंजेक्शन, इनडायरेक्ट मेथड इज द डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस।
ओके, माइक्रो इंजेक्शन में क्या किया जाएगा, आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने एक माइक्रो इंजेक्शन में भर लिया, कहां भर लिया, माइक्रो इंजेक्शन में, और इसको आपने सीधा कहां पहुंचा दिया, न्यूक्लियस में। कहां पहुंचा दिया, न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस। सेल किसकी है, एनिमल की। सेल किसकी है, एनिमल की। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। ये मेथड प्लांट के लिए भी यूज किया जा सकता है, ज्यादा कन्वीनियंट एनिमल के लिए, प्लांट के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन प्लांट के केस में आपको क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, प्रोटोप्लास्ट। क्यों, सेल वॉल है तो आप इसको डायरेक्टली इंटर नहीं करवा सकते, आप सेल वॉल को हटा दो, सेल वॉल लेस सेल क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट। तो बताओ ज्यादा कन्वीनियंट किसके लिए है, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए। शिवम यादव सर आप इसमें किसी को गाली नहीं दें, चला गया। तो ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट एनिमल सेल के लिए है, लेकिन प्लांट के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है, लेकिन प्लांट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, vectorless gene transfer micro injection, this method is best for the animal cell but it may be also used for the plant। clear। दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन। दो शब्द हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक। पोरेशन का मतलब क्या हो गया, पोर। तो आपको सेल को क्या देना है, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक क्या क्रिएट करेगा, ट्रांजिएंट पोर। इलेक्ट्रिक शॉक क्या बना देगा, ट्रांजिएंट पोर। और ट्रांजिएंट पोर अगर बन गए तो ट्रांजिएंट पोर से होता हुआ डीएनए आसानी से सेल में एंटर कर जाएगा, तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन it create transient temporary pore in the plasma membrane to facilitate entry of the foreign DNA। मेथड या जीन गन, यहां पर हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी, बुलेट्स। क्या बनानी पड़ेगी, बुलेट। बुलेट बनाने के लिए क्या काम लाओ, या तो गोल्ड या फिर टंगस्टन। टंगस्टन या गोल्ड की हेल्प से क्या बना लो, बुलेट। और इस बुलेट को अब आप जीन गन की हेल्प से कहां बॉम्बार्ड कर दो, टारगेट सेल पर विद ए हाई वेलोसिटी। विद ए हाई वेलोसिटी तो क्या कहता है, सुटेबल फॉर प्लांट सेल आर बॉम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। तो ये मेथड किसके लिए ज्यादा सुटेबल है, प्लांट के लिए। किसके लिए, प्लांट के लिए। हमने सबसे पहले डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालकर हमने उसमें से अपना डीएनए निकाला, डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, उसको हमने मल्टीप्लाई करवा लिया पीसीआर, पीसीआर से मल्टीप्लाई करवा के वेक्टर के साथ जोड़ दिया, और वेक्टर के साथ जोड़कर हमने वेक्टर को कहां भेज दिया, होस्ट के अंदर। अब मेरे को चाहिए रिकॉम्बिनेंट होस्ट। क्या चाहिए मेरे को, रिकॉम्बिनेंट होस्ट। अब हम होस्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, अब उसके बाद करते हैं, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज रिकॉम्बिनेंट होस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहले सिलेक्शन ऑफ टीआर बाय 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से कैसे काम करेंगे। ये हमारा वेक्टर था PBR322। इस वेक्टर के अंदर मेरे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, इसे मैं शॉर्ट में कह रहा हूं AR, और इसके अंदर मेरा दूसरा था TR। क्या था, TR। चलिए एक डायग्राम पीछे चलते हैं। ये मैंने सबसे पहले क्या लिया, अपना सोर्स डीएनए। सोर्स डीएनए पे मैंने यूज किया RE, और RE यूज करके मैंने यहां से क्या निकाल लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और ये मैंने अब दूसरा क्या लिया, वेक्टर। क्या लिया मैंने, वेक्टर। क्या लिया मैंने, वेक्टर। इस वेक्टर के अंदर मेरे पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इनमें से एक है AR और दूसरा है TR। यहां पर भी मैं क्या यूज करूंगा, RE। अब बच्चों मैं यहां यूज करता हूं एज पर एनसीईआरटी BAM-H1। क्या यूज कर रहा हूं मैं, BAM-H1। अगर मैं BAM-H1 यूज कर रहा हूं, इसका मतलब कट कहां लगेगा, कट लगेगा मेरा किसमें लगेगा, जो कट लगेगा वो लगेगा मेरा TR में। किसमें लगेगा, TR। तो ये क्या बन गया मेरा, कट वेक्टर विद स्पेस। तो ये जो मेरा नॉर्मल वेक्टर था, इसमें तो AR भी है और TR भी है, बट जब मैंने BAM-H1 यूज कर लिया तो अब मेरा कट कहां लग गया, TR में। तो मेरा जो कट वेक्टर उसमें AR तो है बट TR नहीं है। बोलो यहां तक कोई डाउट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दोनों को सेम मीडियम में रख दिया। कहां रख दिया, सेम मीडियम में, और उस मीडियम में मैंने क्या मिलाया है, लाइगेज। क्या मिलाया, लाइगेज। अब यहां से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी तो है कि हो सकता है सेल्फ लाइगेशन हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है हो सकता है इंसर्ट आ जाए। अगर सेल्फ लाइगेशन हुआ तो सेल्फ लाइगेशन का मतलब तो कट एंड आपस में जुड़ गए, कट एंड आपस में जुड़ गए। इसका मतलब अब मेरे पास ये जो वेक्टर बना, बताओ बच्चों क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्या है मेरा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का मतलब इसके पास इंसर्ट नहीं है, इंसर्ट नहीं है, इसका मतलब इसके पास TR है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि ये मेरा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। क्या बन गया मेरा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। जो मेरा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में TR होगा या नहीं होगा, सोचिए बताओ। TR तो होगा, TR तो होगा, बट इसमें TR नहीं होगा। TR क्यों नहीं होगा, TR क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या आ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, या क्या कह दो, इंसर्ट। इसका मतलब ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के पास इंसर्ट है, इंसर्ट है, इसका मतलब इसके पास TR नहीं है। TR नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि TR आपस में जुड़ नहीं पाया, TR आपस में जुड़ नहीं पाया, तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। बताइए आपको क्या चाहिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, सोच समझ के बताइए किसकी जरूरत है। नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, यस। क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। लेकिन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को अगर मेरे को पहचानना तो मेरे AR कोई काम का नहीं है, क्योंकि दोनों वेक्टर में एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस तो है या नहीं है, एम्पिसिलिन तो है, तो एम्पिसिलिन मेरे किसी काम का नहीं है। हां, टेट्रासाइक्लिन मेरे काम का है, टेट्रासाइक्लिन मेरे काम का है। तो अब फिगर को समझिए, अब आपकी नेक्स्ट फिगर है। अब ये आपका क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, और ये आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में AR तो है, TR भी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट में, और रिकॉम्बिनेंट में AR है बट TR नहीं है।
बोलो फिगर में कोई डाउट? तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करूंगा। अब मैंने ये एक होस्ट सेल ली, ये होस्ट सेल की फॉर्म में मैंने यहां एक बैक्टीरिया ले लिया। ये मेरा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया मेरा कौन है? ई कोलाई। कौन है? ई कोलाई। ये ई कोलाई बच्चों मेरा वेक्टरलेस है, इसका मतलब ई कोलाई में ए आर नहीं है और टी आर भी नहीं है। ए आर भी नहीं है और टी आर भी नहीं है। कोई डाउट? अब हो सकता है कि ये वेक्टर ई कोलाई में चला जाए और हो सकता है ना जाए। अगर वेक्टर ई कोलाई में नहीं गया तो वो कहलाएगा हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहलाएगा हमारा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसका मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में ए आर नहीं होगा और टी आर भी नहीं होगा। हाँ जी बोलिए, यहां तक कोई डाउट? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की बात करेंगे तो उसके पास ए आर नहीं है और उसके पास टी आर भी नहीं है। अब ये दोनों बैक्टीरिया हमारे क्या बन गए? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसफॉर्मेंट? क्या है ये हमारे? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट क्यों है? क्योंकि इनके पास अब वेक्टर आ गया। वेक्टर आ गया। जिस बैक्टीरिया में वेक्टर आया है वो बैक्टीरिया क्या है आपका? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट है? इसमें वेक्टर नहीं आया तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसमें वेक्टर आ गया तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है, इसमें वेक्टर आ गया तो ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेंट है। आपको क्या चाहिए? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसफॉर्मेंट? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फास्ट कमेंट में डालो। क्या रिक्वायर्ड है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसफॉर्मेंट? यस ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट को पहचाने कैसे बताओ? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब उसके पास ए आर नहीं है, टी आर भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब उसके पास ए आर है, ए आर है या नहीं है? ए आर है। डन। क्या इस बैक्टीरिया में ए आर था? क्या बैक्टीरिया के पास ए आर नहीं था? तो ये ए आर कहां से आया? अब ये क्वेश्चन मार्क है, कहां से ये ए आर आया? ये ए आर किसके पास है? वेक्टर के पास है। बैक्टीरिया के पास तो नहीं है, किसके पास है? वेक्टर के पास है। अगर आपको बैक्टीरिया ए आर दिखा रहा है, ए आर का मतलब अगर आपको बैक्टीरिया एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो आप श्योर हो कि उसमें वेक्टर आ गया। था या नहीं था? नहीं था। आपको कैसे पता लगा आ गया? क्योंकि वो एम्पीसिलिन के रेजिस्टेंस दिखा रहा है। कहां से आई? वेक्टर से आई। कहां से आई? वेक्टर। तो वेक्टर आने का मतलब उसमें ए आर आ गया और जहां ए आर आ गया क्या पता लग गया? ट्रांसफॉर्मेंट है। अब ट्रांसफॉर्मेंट दो तरह का होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट। अब आपका वेक्टर कौन सा आया है? नॉन रिकॉम्बिनेंट है या रिकॉम्बिनेंट है? इसका पता लगाने के लिए टी आर यूज करेंगे। ये देखो ये क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पास एएमपीआर भी है और टीटीआर भी है। ये आपका रिकॉम्बिनेंट है। क्यों? एएमआर तो एआर तो है बट टीआर नहीं है। अब वर्क करो सारे बच्चे। ये बैक्टीरिया आपका एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए रेजिस्टेंस है, इसका मतलब किसी काम का नहीं है, हटा दो। ये बैक्टीरिया एआर दिखा रहा है, इसका मतलब इसके पास वेक्टर तो है बट टीआर भी दिखा रहा है, इसका मतलब इसके पास रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं है। ये बैक्टीरिया एआर दिखा रहा है मतलब वेक्टर तो है बट टीआर नहीं दिखा रहा, इसका मतलब कौन सा वेक्टर है? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। यहां तक कोई डाउट? तो क्या मैं यहां से इंसेट ले लूं? Recombinant will grow on the ampicillin but not on the tetracycline, while the non-recombinant will grow on the ampicillin as well as tetracycline. ये कौन आपका NR है? Non-recombinant है, जो ampicillin पे भी ग्रो करेगा, tetracycline पे भी ग्रो करेगा। ये कौन आपका recombinant है, जो ampicillin पे तो ग्रो करेगा बट tetracycline पे ग्रो नहीं करेगा। क्लियर? तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे? हम यहां से अब बनाएंगे एक मास्टर प्लेट। क्या बनाएंगे? मास्टर प्लेट जो एंटीबायोटिक नहीं रखेगा। इस मास्टर प्लेट पे हमने कुछ कॉलोनी डेवलप कर ली है। इस मास्टर प्लेट पर आपके पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी और ट्रांसफॉर्मेंट भी है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी और ट्रांसफॉर्मेंट भी है। अब आपको इसमें से क्या चाहिए? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दो तरह का है। सॉरी, आपको क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट दो तरह का है, एनआर और आर। आपको क्या चाहिए? आर। यहां तक डाउट? अब आपने क्या किया? इसकी दो रेप्लिका बना ली। पहली रेप्लिका पर आपने क्या मिलाया? एम्पीसिलिन। क्या मिलाया? एम्पीसिलिन। और दूसरी पे क्या मिलाया? टेट्रासाइक्लिन। अब आपने क्या देखा कि एम्पीसिलिन मिलाने से आपकी ये कॉलोनी ग्रो करना बंद कर गई। ये कॉलोनी ग्रो करना बंद कर गई। इसका मतलब जो कॉलोनी ग्रो करना बंद कर गई वो आपकी एंटी है। क्या है वो? एंटी। तो आपने क्या किया? इस एंटी को यहां से हटा दिया। अब बताओ बच्चों, अब क्या बच गया आपके पास? एंटी या टी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या बच गया आपके पास? अब टी बच गया। अब टी में आपके पास या तो एनआर है या आर है। आपको क्या चाहिए? एनआर या आर? यस, क्या चाहिए? आर। तो आर को निकालने के लिए अब आप लेंगे टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन से क्या देखा आपने? इसने ग्रो करना बंद कर दिया। ये ग्रोथ नहीं हो रही, ये ग्रोथ नहीं हो रही। इसका मतलब इसके पास टीआर नहीं है। टीआर नहीं है तो आप श्योर हो कि इसके पास इंसर्ट है। आपने क्या किया? पहले यहां से इस प्लेट से पता कर लिया एंटी कौन है। आपने यहां से एंटी को हटा दिया, गायब कर दिया। अब बताओ बच्चों की मास्टर प्लेट क्या बच गया? टी बच गया। अब टी में दो पॉसिबिलिटी है, या तो एनआर या आर। अब आपने यहां से क्या पता कर लिया? एनआर कौन है? एनआर कौन है? जो ग्रो करेगा नहीं करेगा? जो ग्रो नहीं करेगा। आपने क्या किया? ये ग्रो नहीं कर रहा, आपने इसको भी हटा दिया। तो क्या बच गया? ये बच गया। इसका मतलब ये क्या है? टी एंड आर। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गई। इसको करेक्शन करो, इसको बच्चे करेक्शन करेंगे, है ना? क्या देखा आपने? इसने ग्रो करना बंद कर दिया, ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इसका मतलब इसके पास टी आर है, टी आर है। इसका मतलब ये आपका एन आर है। तो आपने क्या किया? यहां से इसको भी हटा दिया। तो क्या बच गया? ये बच गया। तो ये क्या था आपका? टी एंड आर, जिसके पास ए आर तो था बट टी आर नहीं था। देखो डायग्राम अच्छे से, पूरा डायग्राम। टू एंटीबायोटिक। अब अगर अपन को दो एंटीबायोटिक यूज करने हैं तो हमें दो प्लेट की जरूरत है। एक प्लेट पे क्या होना चाहिए? एम्पीसिलिन, और एक पे क्या होना चाहिए? टेट्रासाइक्लिन। यूज ऑफ टू एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड टू साइमल्टेनियस प्लेट कंटेनिंग द डिफरेंट एंटीबायोटिक। बाद में क्या किया गया? इस प्रोसेस को आसान किया गया। बाद में प्रोसेस को आसान किया गया। क्या किया गया? सिलेक्शन ऑफ टीआर बाय वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड वन लैक जेड जीन। वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड वन लैक जेड जीन। लैक जेड एक जीन होता है, क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक जेड क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस पर काम करेगा? एक्स जेल। एक्स जेल व्हाइट कलर का होता है। एक्स जेल एक तरह का क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। एक्स जेल क्या है? एक तरह का क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। एक्स जेल को ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसमें बदल देगा? ब्लू कलर में। किसमें बदल देगा? ब्लू कलर में। बोलो, यहां तक कोई डाउट? लैक जेड क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस पे काम करेगा? एक्स जेल जो व्हाइट कलर का है। एक्स जेल एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। एक्स जेल को किसमें बदल देगा? ब्लू कलर में। क्लियर? ठीक है यहां तक? अब ध्यान से देखो, ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसके पास लैक जेड है। लैक जेड है, इसका मतलब यहां एंजाइम बनेगा।
और एंजाइम बनने का मतलब ये एक्स जेल पर वर्क करेगा, और एक्स जेल पर वर्क करेगा इसका मतलब ब्लू कलर आएगा। अगर ब्लू कलर आ रहा है तो ब्लू कलर आने का मतलब है यहां एंजाइम बन रहा है, एंजाइम बन रहा है इसका मतलब यहां लैक जेड है, लैक जेड है इसका मतलब इसके पास इंसर्ट नहीं है, इंसर्ट नहीं है इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। बोलो कोई डाउट? अब हमें ये नहीं दिखेगा, हमें तो कलर दिखेगा। अगर कलर आ गया तो हम क्या श्योर है एंजाइम बन रहा है, एंजाइम बन रहा है इसका मतलब लैक जेड है, लैक जेड है इसका मतलब इंसर्ट नहीं है। एंजाइम बन रहा है, क्यों बन रहा है? लैक जेड है, लैक जेड क्यों? इंसर्ट नहीं है इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट है। अब यहां देखिए लैक जेड के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, क्या गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब लैक जेड आ गया इसका मतलब अब आपका यहां कलर क्या आएगा? व्हाइट। व्हाइट कलर क्यों आ गया? इसका मतलब यहां एंजाइम नहीं बना। एंजाइम क्यों नहीं बना? क्योंकि लैक जेड नहीं है। लैक जेड क्यों नहीं है? क्योंकि यहां इंसर्ट है, और इंसर्ट होने का मतलब ये आपका रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है। क्या आपका रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है? आई बस समझ में? दोबारा देखो, आपके पास यहां लैक जेड है तो क्या बनेगा? एंजाइम। एंजाइम बनेगा तो ब्लू कलर आएगा। अब आपको तो कलर से पहचानना है, आपको तो उल्टा चलना है ना। ब्लू कलर आने का मतलब क्या श्योर एंजाइम बन रहा है, और व्हाइट का मतलब एंजाइम नहीं बन रहा। ब्लू कलर आ रहा है मतलब एंजाइम बन रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है मतलब एंजाइम नहीं बन रहा। आप तो कलर से बनाओ एंजाइम है या नहीं है? एंजाइम बन रहा है, लैक जेड है, एंजाइम नहीं बन रहा, लैक जेड नहीं है। लैक जेड है इसका मतलब इंसर्ट नहीं है, लैक जेड नहीं है मतलब इंसर्ट है। तो अब आपको दो प्लेट नहीं बनानी, अब आपको यहां दो प्लेट की जरूरत नहीं है, आपका यहां काम एक ही प्लेट में हो जाएगा। क्या होगा? आपका काम यहां एक ही प्लेट में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको कहानी वही है। अब सिलेक्शन कैसे होगा वो देखिए, सिलेक्शन कैसे होगा डायरेक्ट उस पर आते हैं हम, है ना। अभी आपका पूरा मटेरियल था, अब आपने क्या किया? पहले डाल दिया एम्पीसिलिन। क्या डाल दिया? पहले एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन से आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करना बंद कर गया, आपने इसको यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया। प्लेट पर क्या बच गया? ट्रांसफॉर्मेंट। अब आपको रेप्लिका बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी प्लेट पे क्या डाल दोगे? एक्स जेल। क्या डाल दोगे? एक्स जेल में ये क्या रहा है? ब्लू कलर, और यहां क्या रहा है? व्हाइट कलर। अब आप कलर को देखकर अपना इंटरप्रिटेशन लगाओ, कलर को देखो, कलर से अपना इंटरप्रिटेशन लो। ब्लू कलर आ रहा है इसका मतलब आप श्योर है कि यहां एंजाइम आया है, एंजाइम आया है इसका मतलब आप श्योर है यहां लैक जेड आया है, लैक जेड है इसका मतलब आप श्योर है कि यहां इंसर्ट नहीं है। यहां का व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर का मतलब क्या श्योर हो गया कि यहां एंजाइम नहीं बना। क्यों नहीं बना? लैक जेड नहीं है, लैक जेड क्यों नहीं है? क्योंकि यहां आपके पास इंसर्ट है। अब बताओ ये टेक्निक आसान है या पहले वाली आसान है? कौन सी ज्यादा आसान है? दो एंटीबॉडी वाली या फिर एक एंटीबॉडी के कलर वाली? कौन सी आसान है? वन एंटीबायोटिक एंड वन कलर। क्योंकि यहां हमें रेप्लिका बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेट पे काम हो जाएगा। और दूसरा जो कलर के बेस पे पहचानना और ज्यादा आसान है, कलर के बेस पर पहचानना हमारे लिए और ज्यादा आसान है। तो बाद वाली टेक्निक हमारे लिए कहीं इजी है। तो सिलेक्शन के हमारे पास दो तरीके हैं, पहला तरीका सिलेक्शन बाय द टू एंटीबायोटिक, दूसरा तरीका सिलेक्शन बाय द वन एंटीबायोटिक एंड वन कलर रिएक्शन। क्लियर? अब यहां तक की पूरी प्रोसेस में आपने क्या कर लिया? ये पढ़ लो सारा। ब्लू कलर आ रहा है लैक जेड है इसका मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट है, व्हाइट कलर आ रहा है मतलब लैक जेड नहीं है इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट है। तो यहां तक की पूरी प्रोसेस में अब आपने क्या कर लिया है? अब आपने अपनी रिकॉम्बिनेंट सेल को छांट लिया है। अब छांटने के बाद अब आपका टारगेट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑब्टेन करना। ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई है जिसके अंदर क्या है? जीन ऑफ ह्यूमन है। जीन ऑफ ह्यूमन क्या बनाएगा? आरएनए। आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब एक सिंपल सी बात करते हैं, क्या जीन का होना इसके एक्सप्रेशन की गारंटी है? नहीं, जीन का होना इसके एक्सप्रेशन की गारंटी नहीं है। अब हमें टेक्निकल डिटेल पे काम करना है, अब हमें इसकी पूरी फिजियोलॉजी को दोबारा समझना है कि एनी हाउ कंडीशन ये जीन अपना एक्सप्रेशन दे। क्योंकि हमें जीन नहीं चाहिए, हमें जीएमओ नहीं चाहिए, हमें तो प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन कब बनेगा? जब जीन का एक्सप्रेशन आएगा। तो हमें इसकी टेक्निकल डिटेल पे काम करना है। अब हमें क्या कोशिश करनी है कि जीन क्या बने? आरएनए, आरएनए से क्या बने? प्रोटीन। कि एनी हाउ कंडीशन जीन अपना एक्सप्रेशन दे ताकि प्रोटीन बने, ताकि प्रोटीन बने। ये जो बनने वाली प्रोटीन होगी ये कहलाएगी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या कहलाएगी? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब क्या है? वो प्रोटीन जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट में बनती है। प्रोटीन दैट इज फाउंड इन द रिकॉम्बिनेंट होस्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्लियर? इफ ए प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोलोगस होस्ट इट इज कॉल्ड एज ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, कॉल्ड एज ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। डन। अब ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट होस्ट है, जो आपका ये होस्ट है, इसी का एक दूसरा नाम और होता है हेटेरोलोगस होस्ट। क्या नाम है इसका? हेटेरोलोगस होस्ट। अब हमने ये इंश्योर कर लिया है कि ये जीन अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, जीन अपनी प्रोटीन बना रहा है। तो मेरे को क्या चाहिए? प्रोटीन लार्ज स्केल पे। अब मैं इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराऊंगा, लेकिन लार्ज स्केल पे काम करने से पहले मैं स्मॉल स्केल पे काम करूंगा लेबोरेटरी में। क्योंकि अब मैं क्या कोशिश करूंगा? अब मैं ये कोशिश करूंगा कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए बेस्ट कल्चर मीडियम कौन सा है, इसके लिए ऑप्टिमम पीएच क्या है और ऑप्टिमम टेंपरेचर क्या है। तो मैंने क्या किया? मैंने चार अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली। मैंने क्या किया? चार अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली। इन चारों टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या भर लिया? कल्चर मीडियम। इन चारों टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या भर लिया? कल्चर मीडियम। अलग अलग कल्चर मीडियम ले लिया, है ना, थोड़ा थोड़ा 20 30 या 50 ml। और इन चारों कल्चर मीडियम भरने के बाद मैंने इनमें क्या रख दी? रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। क्या रख दी मैंने? रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। ये चार अलग अलग कल्चर मीडियम है, और मैंने क्या देख लिया कि बी मीडियम में ग्रोथ रेट हाईएस्ट है। इसका मतलब ये जो बी कल्चर मीडियम है, ये बी कल्चर मीडियम बेस्ट मीडियम है। तो मैंने क्या निकाल लिया? कौन सा कल्चर मीडियम बैक्टीरिया ग्रोथ सबसे अच्छा है। अब इतना काम करने के बाद मैं इसको क्या रखूंगा? मैं इसको डिफरेंट टेंपरेचर पर लेकर जाऊंगा और डिफरेंट पीएच पर लेकर जाऊंगा। मैं क्या निकालूंगा? इसकी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेंपरेचर क्या है और ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या है। किसके काम करूंगा? टेंपरेचर ऑप्टिमम और पीएच ऑप्टिमम। ये सारा काम मैं कहां करूंगा? लैब में। कहां करूंगा? लैब में। लैब में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद अब हमारा लैब का पार्ट खत्म हो जाता है। अब इसे हैंड ओवर कर देंगे इंडस्ट्रीज को, ताकि वो क्या कर सके? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन लैब में नहीं होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा इंडस्ट्रीज में। कहां होगा? इंडस्ट्रीज में। तो रिएक्टर दो तरह के होते हैं, आगे समझते हैं। अब बायो, क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इंडस्ट्रीज में ये काम कराने के लिए क्या यूज करेंगे? बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर दो तरह के होते हैं, आगे समझते हैं। अब बायोरिएक्टर में पूरा काम होने के बाद में यहां नीचे एक टैप लगी होती है। टैप के नीचे में क्या रख दूंगा? एक बकेट। अब मैं टैप को खोलूंगा तो टैप से ये सारा बैक्टीरिया हमारे बाहर आ जाएगा। अब जो मेरा प्रोडक्ट बना है वो तो बैक्टीरिया के अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर। अब मैं बैक्टीरिया को क्रश करूंगा, मैश करूंगा, मैश करके मैं बैक्टीरिया से क्या निकालूंगा? प्रोडक्ट। क्योंकि आपकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है ना, वो तो सेल के अंदर चल रही है। कहां चल रही है? सेल के अंदर। तो मैंने क्या करूंगा? वहां से सेल को निकालूंगा। अब सेल को मैश करूंगा, मैश करके मैंने सेल से क्या सेपरेट कर लिया? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को सेपरेट करने के बाद मैं क्या करूंगा? इसका
प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन करने के बाद अब मैं इसमें क्या मिला दूंगा, सुटेबल प्रिजर्वेटिव, और सुटेबल प्रिजर्वेटिव के बाद क्या करेंगे हम, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। क्या किया हमने पहले, सेपरेशन, फिर हमने क्या किया, प्यूरिफिकेशन, फिर हमने क्या मिला दिया, सुटेबल प्रिजर्वेटिव, फिर हमने क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। इतना काम करने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, पैक करेंगे, और पैकिंग करके कहां भेजेंगे, मार्केट में। ये पूरी प्रोसेस अब हमारी क्या कहलाएगी, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। एंटायर प्रोसेस इज नाउ कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर? तो क्या क्या डाउनस्ट्रीम में, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, सुटेबल प्रिजर्वेटिव एंड द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। इन सबको मिलाकर क्या कह दिया हमने, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैव टू बी सब्जेक्टेड टू a series of process before it is ready for marketing as a finished product. It include separation, purification, formulation with suitable preservative. क्लियर? अब हम बात करते हैं बायोरिएक्टर की। बायोरिएक्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा होता है स्पार्ज स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। हम इसे सिंपली कहते हैं STR, स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है स्पार्ज। सिंपल एंड स्पार्ज। केवल एक अंतर क्या होता है कि सिंपल के अंदर हम डायरेक्टली क्या बेचते हैं, एयर। एयर शुड बी स्टेराइल, एयर शुड बी स्टेराइल। लेकिन जब स्पार्जर की बात करते हैं तो स्पार्जर में क्या होता है, एक नीचे स्पार्जर लगा रहता है। क्या लगाता है, स्पार्जर। स्पार्जर से क्या भेजा जाता है, एयर, और एयर को हम कैसे भेजेंगे, हाई प्रेशर के साथ। एयर को किसे भेजेंगे, हाई प्रेशर के साथ। जब हाई प्रेशर के साथ एयर अंदर जाएगा तो हाई प्रेशर पे एयर को किसमें बदल देगा, बबल्स में। किसमें बदल देगा, बबल्स में। और बबल बनने के कारण ऑक्सीजन सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर बबल बन गया तो बबल बनने के कारण हमारा जो ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बबल ड्रामेटिकली इंक्रीजेस ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। ठीक है, और दूसरा अंतर क्या होता है कि यहां जो आपका ये इंपेलर लगा होता है वो इंपेलर डबल मूवमेंट करता है। वो इंपेलर पिस्टन की तरह भी काम करेगा। एक तो इंपेलर घूमेगा घूमेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को मिक्स करता रहेगा। दूसरा वो पिस्टन की तरह काम करेगा। अगर लार्ज बबल बन गया तो लार्ज बबल को किसमें तोड़ देगा, स्मॉल बबल। किसमें तोड़ देगा, स्मॉल बबल। क्योंकि स्मॉल बबल जितने होंगे ट्रांसफर एरिया उतना ज्यादा होगा। बबल बड़ा है तो ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर बबल छोटा है तो ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाएगा। इससे क्लियर? तो दो तरह के होते हैं हमारे पास, सिंपल एंड द स्पार्ज्ड। सिंपल एंड स्पार्ज्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस।